नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को इंदौर में भी एक जोर का झटका लगा है। इससे पहले सूरत में उनके प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था और देश ने पहला सांसद सूरत में चुन लिया। इंदौर में भी कांग्रेस को झटका लगा है। गुजरात की तरह ही यहाँ भी जो लोकसभा प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम, उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र ही वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद अब सियासी हलकों में अलग तरीके की चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेता अक्षय कांति बम ने बीजेपी का दामन थामा तो कुल मिलाकर एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई और लोगों ने ये भी कहा कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या ये नए तरीके के चुनावी लोकतंत्र की इबारत लिखी जा रही है क्या इस देश में? ये सवाल उठा। क्या यही चुनावी लोकतंत्र है? क्या चुनावों का ये एक नया मॉडल है? इस तरीके का मॉडल तो हमने जिला पंचायत के चुनाव में देखा, जब दबाव डालकर प्रत्याशियों के पर्चे वापस कराए जाते हैं, जहां प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरने से रोका जाता है और उम्मीदवारों की जीत हार का भविष्य इसी तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था से तय होता है। हमारा सवाल है, हमारा तंज है कि क्या यह चुनावी लोकतंत्र है क्या? और क्या यही चुनावी लोकतंत्र है? क्योंकि जिस तरीके से इंदौर में हुआ, इससे पहले खजुराहो में हुआ। खजुराहो में दीपक यादव नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी पत्नी मीरा यादव को गठबंधन का टिकट दिया गया था और उनका भी नामांकन एक सामान्य सी गलती थी, उसकी वजह से रद्द हो गया। तो आज मंथन में यही सवाल कि ये कांग्रेस पर अक्षय बम है या ये नए तरीके का चुनावी लोकतंत्र? पैसे दो, टिकट पैसे से दो, तुम पैसा देख के टिकट देते हो। अक्षय बम का बम कांग्रेस पर फूटा तो आज मीडिया ने भी इस खबर को चुनावी लोकतंत्र की नई झलक के बजाय इस खबर को मीडिया ने भी कांग्रेस पर बम की तरह इसको इस्तेमाल किया और कहा कि कांग्रेस पर अक्षय बम है। देश भर के राजनीतिक विश्लेषक, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस को सलाह दे डाली कि भाई आप अपने घर को संभाल ही नहीं पा रहे हैं तो देश को क्या संभालेंगे। प्रधानमंत्री लगातार आज रैलियों में ये कहते रहे कि अगर इंडिया गठबंधन, जिसे वो इंडी गठबंधन कहते हैं, ये सरकार में आएगा तो 1 साल में एक प्रधानमंत्री देगा। ये बात प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा एक ही तरीके की बात कर रहे हैं कि लाचार, कमजोर, मजबूर सरकार ये बनाएंगे जब आएंगे। और मोदी जी एक मजबूत सरकार के नेता हैं। इस तरीके की बातें हुई। मजबूत और कमजोर सरकार तो हो सकती है, लेकिन किसी देश की बुनियाद मजबूत लोकतंत्र हो सकता है। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो चुनावी लोकतंत्र है, अगर वो पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं होगा तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। खजुराहो में 8 अप्रैल को मीरा दीपक यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि उनका दस्तखत गड़बड़ था। वहां कांग्रेस का कोई उम्मीदवार था नहीं और कांग्रेस के अच्छे खासे वहां वोट हैं। हालांकि पिछली बार बीजेपी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष शर्मा जी, बीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा 5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे कांग्रेस से, लेकिन आधार तो है ही। और जब वहां से प्रत्याशी ही हट गया तो मजबूरी हो गई कि कांग्रेस करती क्या। वहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आरबी प्रजापति
माफ कीजिएगा, बीएसपी के प्रत्याशी कमलेश पटेल मैदान में हैं। 15 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार आरबी प्रजापति को समर्थन दिया जाए और कांग्रेस ने आरबी प्रजापति को समर्थन दे दिया। सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन 20 तारीख को इसी अप्रैल में 20 तारीख को जो बीत गई उसमें निरस्त किया गया और कहा गया कि उनके तीनों प्रस्तावकों के दस्तखत नहीं थे। बाकी बीएसपी समेत जो बाकी 9 उम्मीदवार थे उनका नामांकन पत्र वापस लिया गया और बिना वोट डाले सूरत ने अपना सांसद चुन लिया। बीजेपी का खाता खुल गया। 400 पार के लक्ष्य में लक्ष्य सिर्फ 399 रह गया। इंदौर में 29 अप्रैल आज के दिन ये घटनाक्रम हुआ। वहां के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के उम्मीदवार को अपनी गाड़ी में ले जाकर पर्चा वापस कराया और आनंद फानंद पार्टी में शामिल भी करा दिया। वो तस्वीरें भी दिखा दी जाएं, चल रही तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई ये नए तरीके के लोकतंत्र की झांकी है। इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि देश इसी तरीके के नए लोकतंत्र के लिए तैयार रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, इसलिए लोग उससे उतर कर राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं। मोहन यादव को सुना जाए। वापस लिया है, ये मुझे इस बात का और भी आनंद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फॉर्म वापस लिया है वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। मुझे ये बताते हुए थोड़ा आनंद भी आ रहा है इस नाते से भी कि समाजवादी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक दूसरे से गठबंधन किया था। आपकी जानकारी के लिए पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। मोहन यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, खजुराहो से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा खारिज और यहाँ वापस ले लिया, तो वो दल को कैसे बढ़ाएं। मोहन यादव कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी विचार करे। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लोगों की आस्था बीजेपी में बढ़ रही है। चुनावी लोकतंत्र की जो नई तस्वीर है इसमें आस्था लोगों की बढ़ रही है, ऐसे दावे नेता कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरें और बयान आप सुनिए। आज हमारे नगर अध्यक्ष गौरव जी के नेतृत्व में इंदौर में एक नया इतिहास लिखा गया है और मैं अक्षय की बहुत तारीफ करूंगा क्योंकि जिस साहस के साथ वह काम कर रहा था और काम करते करते बीजेपी में आ गया। मैंने कहा अक्षय की जगह मैं होता तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता जो अक्षय ने किया। कैलाश विजयवर्गीय चिढ़ा रहे हैं कि अक्षय बहुत अच्छा काम कर रहा था लेकिन काम करते करते बीजेपी में आ गया। वो कह रहे हैं इनकी जगह मैं होता तो मैं ऐसा कतई नहीं करता, मैं तो नहीं कर सकता था। और अक्षय का चेहरा भी देखने लायक है। चेहरा बहुत कुछ बता देता है। हालांकि हम लोग फेस रीडर तो नहीं हैं, लेकिन फेस रीडर जैसे हैं। पत्रकार अनुभवों से फेस रीडर हो जाता है, भले ही उसके पास फेस रीडर की कोई डिग्री ना हो, तो पता चल जाता है। और ये बात और बलवती होती है जब कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं, माफ कीजिएगा पटवारी कहते हैं कि 3 दिन पहले ही अक्षय बम पर एक पुराने मुकदमे में 307 की धारा पुलिस ने बढ़ाई। 307
हत्या के प्रयास की धारा बढ़ा दी। इसी तरीके के दबाव में उन्होंने पर्चा वापस लिया। तो क्या एक परिपाटी इस देश में चल पड़ेगी, या केवल ये प्रयोग है? गुजरात और मध्य प्रदेश जहां बीजेपी और संघ का स्ट्रांग होल्ड है, क्या ये प्रयोगशाला में इस नए लोकतंत्र की टेस्टिंग हो रही है? क्या नया लोकतंत्र टेस्ट किया जा रहा है क्या? ये बात भी लोग कह रहे हैं। 8 अप्रैल को जब खजुराहो से मीरा दीपक यादव का नामांकन रद्द हुआ था, उस वक्त उन्होंने क्या कहा उनके पति ने, वो सुनिए। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म अरे हैं कहाँ लिस्ट की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह 2 जगह दस्तखत हुए हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो ये पूरी कथा काया हमने आपके सामने रखी। हालांकि बार बार मैं आज सुबह से टीवी डिबेट्स में इस घटनाक्रम, दोपहर बाद जब से घटनाक्रम हुआ, सुन रहा था कि बार बार इस देश के बहुत बड़े बड़े एंकर, बहुत बड़े बड़े पत्रकार ही कह रहे थे कि कांग्रेस खुद को संभाल नहीं पा रही है। दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लवली इससे पहले भी इस्तीफा देकर बीजेपी में गए थे, फिर लौट आए। अब ऐसा लग रहा है फिर चले जाएंगे। उनका विरोध है कि कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट क्यों दे दिया गया। ये विरोध कर रहे हैं कि भाई हम स्थानीय लोगों को नहीं दिया गया और आम आदमी पार्टी से समझौता क्यों किया गया। इस तरीके के विरोध अब निकल कर आ रहे हैं। और बार बार लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने संगठन को, अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही, इसीलिए लोग जा रहे हैं। ये जो अक्षय बम जिसे मीडिया ने बताया है, वो भी इसी घटनाक्रम का एक हिस्सा है। और कांग्रेस पर ढीला नेतृत्व, कमजोर पार्टी होने के आरोप लग रहे हैं। हमने भी यही एक तरीके से जो दोनों पक्ष हैं हमने रखे कि क्या ये कांग्रेस पर अक्षय बम है, क्या नया लोकतंत्र है, क्या ये चुनावी लोकतंत्र है। और गुजरात और मध्य प्रदेश जहां ये इस चुनावी लोकतंत्र की झलक हम सब ने देखी, क्या वो लैब है जहां इस तरह की लोकतंत्र की टेस्टिंग हो रही है? क्या आने वाले कुछ दिनों में और देखने को इस तरह की मिलेगी? हाँ, गुजरात के बाद ये असर जरूर हुआ है कि देश भर में राजनीतिक दलों के कान खड़े हुए हैं, प्रत्याशियों के, यहां तक कि सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों के भी कान खड़े हुए हैं। उन्होंने, किसी ने अपनी पत्नी को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने किसी रिश्तेदार को, किसी ने किसी डमी प्रत्याशी को, पार्टियों ने 2-2, 3-3 प्रत्याशी भी खड़े किए कि कहीं अगर एक डिफाल्टर या हॉस्टाइल हो जाए प्रत्याशी तो दूसरे को कम से कम हम मैदान में लड़ा सकते हैं और कम से कम वॉकओवर नहीं मिलेगा सामने वाली पार्टी को। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा है। मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेंद्र सिंह दिल्ली से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। कुंवर जपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत। अवधेश भार्गव, 50 साल से अधिक का पत्रकारिता का अनुभव, मध्य प्रदेश को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत धन्यवाद। अवधेश भार्गव भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और शैलेश सिंह, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा और इस नए लोकतंत्र पर बात करने के लिए सबसे पहले मैं रुख करूंगा अवधेश भार्गव का। भार्गव जी, ये कांग्रेस का निकम्मापन है, नाकारापन है, ढीला नेतृत्व है,
या ये नए तरीके के जो नए तरीके के लोकतंत्र का सूत्रपात हो रहा है और इसकी प्रयोगशाला मध्य प्रदेश और गुजरात है? अवधेश भार्गव, अनम्यूट करिए भार्गव जी। रिवान है। हाँ बोलिए। हाँ, देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, कांग्रेस नया लोकतंत्र स्थापित नहीं कर रही है, बल्कि भाजपा एक नया लोकतंत्र स्थापित कर रही है। और भाजपा ने अभी जो परिपाटी, भार्गव जी आपकी आवाज विलीन नहीं हो आ गई। रही है। अब आ गई, बोलिए। भाजपा ने एक नई परिपाटी डाली है और अपनी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी के बजाय भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी रखने की फिराक में है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाजपा में जो असली लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, वो आज परेशान हैं। वो आप देख रहे होंगे कि जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा थे, उनके क्षेत्र में वॉक ओवर के बाद भी वोटिंग प्रतिशत कितना कम रहा। तो अब उसमें भाजपा ये जवाब देती है कि साहब नए वोटर्स भी बढ़े हैं। अरे वोटर्स बढ़े तो प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। रहा ये जो कांग्रेस में जो भगदड़ मची हुई है, उसके पीछे राज ये है कि आप सामने तो कहते हैं कि साहब आंतरिक लोकतंत्र है और एक खानदान से बाहर का अध्यक्ष बनाओ, बाहर के पदाधिकारी बनाओ, लेकिन उनको काम नहीं करने देते। हर जगह आप आगे आ जाते हैं, आपका चेहरा आगे आ जाता है। और कांग्रेसियों में भी एक आदत पड़ी हुई है कि जब तक कि उनके सामने वो चमकता दमकता चेहरा ना हो, वो अपने आप को राजनेता मानते ही नहीं। आप देखें, राहुल गांधी आज किस पोस्ट पे हैं, लेकिन सिर्फ राहुल, और इसमें कुछ हमारे मीडिया भाइयों का भी दोष है, तो मीडिया भाई भी उसको जरा सी बात को खींच तान के लंबा चौड़ा कर देते हैं। अब ये पहली बार इस चुनाव में मुझे देखने को मिल रहा है, मैंने भी कम से कम लोकसभा के 10 चुनाव देखे हैं, कि आज जरा सी बात कोई कही जाती किसी अर्थ में, उसका अनर्थ निकाल करके, अर्थ का अनर्थ करके और बतंगड़ बना दिया जाता है। तो कुल मिला करके आज आप अच्छी, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कोई बात कही जाती तो उसके मायने निकाले जाते थे कि किस प्रसंग में ये कही गई है। अभी मध्य प्रदेश में आज जो घटनाक्रम हुआ वो प्रत्याशित नहीं था, प्रत्याशित था, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल में कमाल करके आए हैं, वो वहां के राजनेता हैं, वहां उनका एक छत्र राज्य चलता है। वो एक बार मुझे याद है विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था, जो क्षेत्र कहोगे वहां से लड़ूंगा, वहां से जीत के बताऊंगा। और इंदौर से बाहर वो मऊ से लड़े और जीत कर आए। उन्होंने अपनी सीट रमेश मेंदोला को, अपने साथी को दे दी, और आज भी रमेश मेंदोला वहां से विधायक है लगातार। तो कुल मिला करके कैलाश विजयवर्गीय जहां हूँ, बहुत अच्छे संगठक माने जाते हैं, बहुत अच्छे राजनेता माने जाते हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। कोई कार्यक्रम आयोजित करना हो, चुटकियों में आयोजित कर देते हैं। आरएसएस का बहुत बड़ा सम्मेलन करवा चुके हैं टेंट सिटी में। उस समय के टेंट आप देखते, तब वो देखते तो 5 सितारा 7 सितारा होटल कहीं नहीं लगते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय जहां हूँ, अभी छिंदवाड़ा में भी वो प्रभारी थे, छिंदवाड़ा में भी वो काम देख रहे थे, वहां भी उन्होंने, आपने देखा होगा, मेयर को भी ज्वाइन करा दिया, विधायकों को भी ज्वाइन करा दिया। तो कुल मिला करके अक्षय कांति बम अगर इसमें आ गए हैं, तो उसके पीछे 2 रीजन है। एक तो जीतू पटवारी जो कांग्रेस अध्यक्ष है, वो इंदौर से आते हैं, और जीतू पटवारी जब से कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं तो वो अपने सामने किसी को समझ भी नहीं रहे। यानी वो सिर्फ ये जानते हैं कि अब मैं किंग हो गया हूँ, यानी कांग्रेस का राजा मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी है। न वो अपने सीनियर को पूछ रहे हैं, न जूनियर को पूछ रहे हैं, न किसी का सहयोग ले रहे हैं। जो कुछ कहना है, जो मुंह से निकला वो कह देना है। तो इस तरीके से अक्षय, आज इंदौर से तो कोई लड़ने को तैयार नहीं था। जीतू पटवारी से कहा गया था कि आप विधानसभा चुनाव हार गए, आप लोकसभा लड़िए। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की इतनी हास्यास्पद स्थिति थी कि जितने बड़े नेता हैं, इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते। और उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर दिग्विजय सिंह कमलनाथ चुनाव लड़े तो हम भी लड़ने को तैयार। यानी आप सोचिए कांग्रेस की दिग्विजय तो लड़ गए, दिग्विजय तो लड़ गए भार्गव जी, उमंग सिंगार नजर नहीं आए। नहीं, दिग्विजय सिंह तो लड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन टिकट के पहले
टिकट के पहले जब चर्चा चल रही थी, स्क्रूटनी चल रही थी कि किसको कहां से उतारा जाए, तब दिग्विजय सिंह जी ने, जब दिग्विजय सिंह ने देखा कि अब मेरे सर तो पड़ गया, मुझे तो लड़ना है, तो उन्होंने कहा पार्टी का आदेश सिरोधार्य है और मैं लड़ूंगा। और आज दिग्विजय सिंह जी को वहां बड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं, वहां दिग्विजय सिंह जहां राजगढ़ से लड़ रहे थे, जहां वो आंख बंद करके, यानी पहले जब चुनाव लड़ते थे तो सिर्फ दर्शन देने जाते थे, आज वो लोगों के घर घर दर्शन कर रहे हैं। ये फर्क पड़ा है। ठीक है, तो हाँ, ठीक तो है। अक्षय कांति बम का जाना अप्रत्याशित नहीं है, प्रत्याशित है। अभी तो और कई विकेट गिरेंगे, जहां जहां चुनाव होना है आप देखते जाइए, बीच में लोग विड्रा करेंगे। तो कुल मिलाकर राजनीति जो चल रही है वो लोकतंत्र की नहीं चल रही। नहीं, मेरा सवाल भी यही है भार्गव जी, मेरा सवाल भी है कि नए तरीके का चुनावी लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र हम लोग जिला पंचायत के चुनाव में देखते हैं। ये वाला लोकतंत्र कि प्रत्याशी को उठा ले गए, घर में बंद कर दिया, पर्चा छीन लिया, दाखिल नहीं करने दिया, नामांकन जबरन वापस ले लिया। इस तरह की चीजें हम लोग पंचायत में देखते हैं। देश की बड़ी पंचायत में इस तरीके का प्रयोग, संयोग जो भी हो, लेकिन कम से कम ये दर्शन हो रहे हैं हम लोगों को। शक्ति कहीं भी हो, यानी शक्ति यानी ताकत, ताकत कहीं भी हो, उस ताकत में एक अंकुश लगाने का पावर होना चाहिए। तो सांसद हो, विधायक हो, या जिला प्रतिनिधि हो, या सरपंच हो, इनको वापस बुलाने का अधिकार नगरीय निकायों में तो आपने दे दिया है, सांसद और विधायकों में नहीं दिया है। इसमें भी सही लोकतंत्र तो तब होगा जब आप ये अधिकार देंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं लौटता हूं, मैं आपके पास आता हूं भार्गव जी। इस पर जो आपने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं, इस पर एक जवाब मैं शैलेश सिंह से ले लेता हूं। शैलेश सिंह, भार्गव जी ने कहा कि भाई आपके नेता रुस्तमे हिंद हो गए हैं, जो वहां के मध्य प्रदेश के हैं, और कुल मिलाकर ये भी और होगा, ये बहुत सारी इस तरीके के दृश्य और देखने को मिलेंगे। तो क्या इस तरह की से पार्टी चलेगी? और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने तो बिल्कुल हथियार ही डाल दिए हैं। शैलेश सिंह, देखिए, देश में एक नए लोकतंत्र का जन्म हुआ है आपकी और आवाज, राजनीति में आवाज आ रही है हमारी? हाँ बोलिए। देश में एक नए लोकतंत्र का जन्म हो रहा है और नया प्रयोग किया जा रहा है। इसमें जिस तरह से जिला पंचायतों में होता था, डरा के, धमका करके, अपहरण करके और उनको बैठा करके किसी भी तरह से मान मनोवल करके प्रत्याशी को बैठा दिया जाता था, सेम यही कंडीशन सूरत में हुआ और एक नया जगह इंदौर में भी हुआ। यही काम हो रहा है। बम जी के वहां यूनिवर्सिटी चलती है, कॉलेज चलती है, अलग तरह का धमकी दिया गया, और इस अलग तरह के धमकी में उन्होंने ऐसे समय में एक पटकथा लिखी गई और ऐसे समय में नाम वापस लिया जिसमें कांग्रेस चाह करके भी दूसरा प्रत्याशी वहां खड़ा नहीं कर सकती। यही तो रणनीति है, यही रणनीति है शैलेश सिंह। इसे कहते हैं चुनावी रणनीति, इसे चुनावी रणनीति कहते हैं। ये चुनावी रणनीति कहिए या जो भी, एक लोकतंत्र का सरासर हत्या है। ये गुंडागर्दी है और नए तरह की गुंडागर्दी है। ये लोकतंत्र को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक प्रवृत्ति है। जब आप उस सीट पर, कुंवर जपेंद्र आ रहा हूं आपके पास, कुंवर जपेंद्र आ रहा हूं, धैर्य रखिए थोड़ा सा जी। वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे थे, उस पोजीशन में उन्हें जबरदस्ती जाकर के धमका करके वापस लिया गया। होटल में बैठा करके 5 प्रत्याशियों को वहां की पुलिस बुला करके लेके आती है। ये सूरत की घटना थी। भाई कांग्रेस ने वापस ले लिया, बाकी 8 प्रत्याशियों ने कैसे वापस ले लिया? उनको बुलाया गया, पुलिस महकमे के द्वारा बुलाया गया एक होटल में, और तब जाकर के उन्हें वहां बुला करके वहां उनकी नाम वापसी की जाती है। सेम कंडीशन यहां होता है कि आप अगर प्रत्याशी खड़ा करते हैं, आप उनको धमकी देते हैं, आप यूनिवर्सिटी चला रहे, कॉलेज चला रहे, तो एक अलग तरह की धमकी आप देते हैं और प्रत्याशी नाम वापस ले रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्दिन वाली ये है कि आप जिस सीट पे टक्कर दे रहे हैं उस सीट पे आप प्रत्याशी बैठा दे रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या चाह रहे हैं। देश में कांग्रेस ने इस लोकतंत्र को बचा के रखा कि एक चाय वाला भी टक्कर दे सकता है एक परिवार को जो कि 70 सालों से कुर्सी पे बैठा हुआ है, उस परिवार को टक्कर देकर के एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या आज का लोकतंत्र यह कह सकता है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं। जिस तरह से लोकतंत्र का हत्या की जा रही है,
देश की जनता को इसे बचाने का जरूरत है। देश के सारे लोगों को इसको, जो हत्याएं चल रही है, इसको बचाने की जरूरत है। अच्छा शैलेश जी, आप लोग भी पूंजीपतियों को टिकट दोगे, कॉलेज उसको टिकट दो, आम कार्यकर्ता मर जाएगा संघर्ष करते करते। अगर उसको नहीं दोगे तो यही होगा, भाग जाएंगे। उनको अपने कॉलेज की चिंता है, अपने अपने बिजनेस की चिंता है, ईडी सीबीआई की चिंता है, पुलिस की चिंता है। वो विजय वर्गीय जी कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से अच्छे काम कर रहे थे, मैं तो कभी नहीं आता, मैं तो इस तरह कभी नहीं बीजेपी में आता, खुद ही कह रहे हैं वो। विजय वर्गीय का चाल चरित चेहरा पूरे इंदौर क्या पूरे देश के लोग जानते हैं कि किस तरह से जाकर के उनकी धमकी चलती है, उनकी दादागिरी चलती है। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक रणनीति के तहत जाकर के उन्होंने एक प्लानिंग सेट किया और उस प्लानिंग में जाकर के जो धमकी दी गई, उस धमकी के आगे बम झुक गए और उस झुकने के कारण कांग्रेस आज पसोपेश में वहां फंस गई। और इस पसोपेश में फंसने से कांग्रेस का जो हालत हो रहा है, पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ठीक है, ये देखने वाली बात। ठीक है, मैं लौटूंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं। और ब्रेक से लौटते ही जो सवाल उठे हैं इस सिस्टम पर, नए लोकतंत्र को लेकर जो हमले कर रहा है विपक्ष, बीजेपी से उसका जवाब लेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 5 पैसे दो, टिकट पैसे से दो, तुम पैसा देख के टिकट देते हो। चुनावी लोकतंत्र, संयोग या प्रयोग, सीधे रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुंवर जपेंद्र का। कुंवर जपेंद्र, ये नए तरीके का लोकतंत्र है, संयोग है, प्रयोग है, या भारतीय जनता पार्टी की अत्यंत लोकप्रियता है कि लोग नामांकन छोड़ कर पार्टी की तरफ भाग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की अत्यंत लोकप्रियता और कांग्रेस का जो अपने कैंडिडेट्स का गलत चयन है, ये वो सब निकलकर सामने आ रहा है। हम बात शिक्षा के क्षेत्र से, और जो प्राइवेट कॉलेजों के संचालक हैं, यूनिवर्सिटियों के संचालक हैं, तो हम समझ सकते हैं कि पूरे देश में छात्रवृत्ति घोटाले हुए और अन्य तरह के फीस को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बाकी चीजों को लेकर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि कहीं ना कहीं दे ऑल इज इन्वॉल्व इन मनी मेकिंग। तो जो हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यापार बना दिया कुछ व्यापारियों ने, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में, बहुत से आरोपों के दायरे में होते हैं। तो ये सिलेक्शन कांग्रेस को ले डूबा। जब हम गहनता से इसकी जांच करेंगे तो वो सत्यता निकलकर सामने आ जाएगी। ये सारी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं दिल्ली से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। मैं इस जगह मैं आपको रोक रहा हूं। जो सिलेक्शन इंदौर में आपने कहा कांग्रेस को ले डूबा, आप बहुत साफ दिल के नेता हैं। मुझे ऐसा नेता देश में बीजेपी में नहीं मिल रहा, कुंवर जपेंद्र की तरह, जो कम से कम स्वीकार कर रहा है कि भाई ये घोटालेबाज आदमी होगा, इसने तमाम छात्रवृत्ति हड़प ली होंगी, इसलिए डर कर ये भाग गया और फिर आपने उसे पार्टी में शामिल कर लिया। हम देखिए अब वो धुल जाएगा, अब वो साफ हो जाएगा। हम बिना तथ्यों के कोई बात नहीं कहते हैं। आपने वो अच्छी बात है कि आपने बताया कि इसलिए होगा। भाई जाहिर सी बात, उनकी यूनिवर्सिटी चलती है और कांग्रेस ने गलत चयन किया है। ये उनके साथ, ये सिर्फ उन जनाब के साथ नहीं है जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे। अब आप ये बताइए, अगर हम नैतिकता की बात करें, ऐसे लोग जो सिर्फ धन संचय के लिए पैदा हुए हैं, या जो शिक्षा और स्वास्थ्य को माध्यम बनाकर केवल और केवल धन जोड़ने में लगे हैं और दुनिया भर के गलत रास्तों से उसकी उस ओर बढ़ते हैं, तो अगर ऐसे लोग संसद में पहुंचेंगे या संसद में पहुंचाए जाएंगे, तो वो दौर याद कीजिए, बीजेपी से पहले वाला दौर, जब अपराधी संसद तक पहुंच गए। जो रीजनल पार्टियों में, आप चाहे लालू जी की पार्टी का बिहार का उदाहरण ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का उदाहरण ले सकते हैं, या हम अभी हमारे मध्य प्रदेश से हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बोल रहे थे, तो कांग्रेस का वो दौर याद कीजिए कि जब अपने प्रत्याशियों को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के प्रत्याशियों को जिताने के लिए गुंडे, बदमाशों, गैंगस्टरों और दस्युओं तक का इस्तेमाल किया जाता था। ये कांग्रेस का लोकतंत्र अच्छा था, जिसने इस देश को 60 वर्षों तक नीचे
धकेलने का मतलब काम वर्तमान किया। में बात जिसने नहीं इस देश करेंगे, में 60 वर्ष भ्रष्टाचार, पीछे ही बात अपराध- करेंगे आप। वर्तमान में कोई बात नहीं होगी, 60 वर्ष पीछे उन्होंने किया। जब उन्होंने अगर डाकुओं को संरक्षण दिया वर्तमान तभी में तो भी आप बता आए रहे हैं, हैं। हम- तभी आप आप आए सुनिए, हैं। हम- कुंवर जपेंद्र, हमारे- कुंवर जपेंद्र, हमारी सुनिए 30 सुनिए सेकंड सुनिए, में हम अपनी बात खत्म करने जा रहे इसीलिए हैं। आए हैं आप। अगर अगर वो हम- काबिल होते तो आप नहीं आते। आज अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेके कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, तो ये तो वर्तमान की स्थितियां हैं ना। जो कल एक दूसरे का नाम लेकर जूतम पेजार करते थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे, उसमें दोनों तरह के लीडर्स हैं। एक लीडर वो है जो आज भी सहज है, एक सहमत दूसरे के हैं। गले में नहीं। एक वो लीडर हैं जो आज उन चीजों का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं, आपको छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये वर्तमान लोकतंत्र की महिमा ही तो है। ये इनके गलत निर्णय और गलत सिलेक्शन का ही नतीजा तो है, जो इन लोगों को, अच्छे नेताओं को मजबूर होना पड़ रहा है अपने अपने दल छोड़ के जाने के लिए। कर्नाटक में जो आपका सिलेक्शन है उसके बारे में जरा 2 शब्द बोल दीजिएगा। डेफिनेटली, अगर कहीं रेवन्ना का जो सिलेक्शन है हुई होगी, उसके बारे में बोल अगर दीजिएगा कहीं जरा 2 हमसे- शब्द। हम बहुत साफ गोई से कह रहे हैं, अगर हमारे स्तर से कहीं कोई चूक हुई है तो हमने भी उसके खामियाजे भुगते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमसे कहीं चूक हुई या हमसे कोई गलती हुई, लेकिन भारतीय जनता बड़े पार्टी अच्छे नेता हैं भाई, गलतियों को सुधारने के बहुत लिए बहुत मैं जानी आपकी जाती है। प्रशंसा करता हूं कुंवर साहब। सुधारने के लिए कुंवर साहब जानी मैं आपकी जाती है। प्रशंसा करता हूं, अपने रोक रहा हूं आपको। विचारधारा के लिए जानी कुंवर जाती साहब मैं रोक रहा हूं आपको, आपकी मैं प्रशंसा करता हूं कि आप बहुत साफ दिल के बड़े दमदार और मजबूत नेता हैं। मुझे नहीं लगता कि देश में कम ही नेता ऐसे होंगे जो इतने साहस से बोलते हैं और अपनी कमियों की तरफ भी देखते हैं, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिराबान में झांक लेते हैं। आपको बहुत साधुवाद। मैं वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत त्रिवेदी की तरफ रुख करूंगा। शशिकांत जी। जी सर। ये पूरा जो घटनाक्रम है, सूरत, पहले खजुराहो, फिर सूरत, फिर आपका इंदौर, और कुंवर जपेंद्र ने कहा कि भाई इस तरह के लोगों को अगर आप राजनीति में बढ़ाएंगे, संसद भेजने की कोशिश करेंगे तो वो तो दुबक कर बैठ ही जाएंगे। बात तो उन्होंने ठीक कही है कि अगर इतने घोटालेबाज घपलेबाजों को आप संसद भेजने की कोशिश करेंगे, वो इशारों में उन्होंने कह दिया, तो यही होगा कि वो जैसे उनके ऊपर एक रद्दा चलेगा तुरंत बैठ जाएंगे वो। जी जी नहीं, देखिए क्या है कि हम सब जो बातचीत कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि चुनाव में और हमारी संसदीय जो प्रक्रिया है उसमें करप्शन है। ये हमारी बातचीत का शायद लबुल हुआ। चुनावी लोकतंत्र है नए तरीके का। चुनावी नहीं, इसको मतलब ठीक है, एक दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ। हमारा जो चुनाव है वो दो कानून के तहत जो ज्यादातर कवर होता है। उसमें एक है, आप भी जानते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी दल बदल विरोधी कानून, और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और इन दोनों में किसी के नाम वापस लेने, नाम भरने, पर्चा दाखिल करने, सारी प्रक्रियाएं दी हैं। पूरी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हर एक्ट का एक उद्देश्य होता है। जैसे दल बदल का उद्देश्य है कि कोई भी, मतलब पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे याद है वो, उसमें 2 शब्द हैं कि किसी दल बदलू के कारण डेमोक्रेटिक व्यवस्था जेपार्डाइज ना हो जाए, यानी पंगु ना हो जाए, क्रिपल ना हो जाए उसके किसी एक्ट से। अब अगर कोई पार्टी इस बात का उत्सव मना रही है, सेलिब्रेशन कर रही है कि हमने इतने लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया और ढोल बजाइए, तो मेरे ख्याल से ये कौन पंगु बना रहा है ये पब्लिक तय कर सकती है और लोग तय कर सकते हैं। और हमारी जुडिशरी को इंटरफेयर करना चाहिए सुओ मोटो, उसको पावर होती है, बहुत पावर्स होती है कि ये चल क्या रहा, नंबर 1। नंबर 2, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट है उसका चैप्टर 7 पार्ट 1 में की धारा 123 में करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन दी हुई, और वो ये है, 3-4 चीजें हैं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है कि कोई गिफ्ट, कोई प्रॉमिस, कोई वादा, ए पर्सन टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड, टू विड्रॉ और नॉट विड्रॉ फ्रॉम बीइंग कैंडिडेट इन इलेक्शन, और एन इलेक्टर टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोट, ए पर्सन फॉर हैविंग टू स्टूड और नॉट स्टूड। ये सारे शब्द लिखे हुए हैं। इसकी जांच करने की, इसकी जेन्युइननेस की जांच करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग या उसके अधिकारियों की होती है। ऐसा नहीं होता है कि मैं आया और मैंने पर्चा दे दिया कि साहब मैं विड्रॉ कर रहा हूं, और उसने फटाफट सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जो सूरत में किया है। सूरत के अधिकारियों से हमारे पत्रकार बिरादरी ने एक सवाल नहीं पूछा कि भाई साहब एक ऑप्शन नोटा होता है, वो तो वोट डला ही नहीं, आपने सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिया? किसी ने पूछा, आपने कहीं पढ़ा है कि उस नोटा का क्या होगा? तो कहीं से कोई कैंडिडेट अगर विड्रॉ कर लेता है, हमारी जुडिशरी ने कोई सवाल पूछा उनसे
या अपोजिशन के लोग जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है वो कर रही है, आपके पास कानून है भाई। अगर आपके पास सबूत है कि उसे कोई गिफ्ट दी गई है किसी भी करप्ट प्रैक्टिस के थ्रू, इंटिमिडेशन के थ्रू, धमका करके, डरा करके उसे अगर दूसरी पार्टी में ले जाया गया है, तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है ना भाई, जाइए ना ठोस सबूतों के पास। क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं सुना जाएगा कोई बात नहीं है, मैं लड़ रहा हूं ना, चुनाव अधिकारी से मैं लड़ रहा हूं। अभी मेरी माता जी का नाम काट दिया, किस आधार पे काट दिया? मेरा भाई तो चलिए विदेश गया होगा, घूमने चला गया होगा, तो आपके बीएलओ ने पाया, वो तो 6 साल से क्रिपल्ड पड़ी है, बीमार है, ब्रेन हेमरेज की पेशेंट है, उनका नाम आपने कैसे काट दिया? तो चुनाव अधिकारी किसी भी चुनाव की प्रक्रिया को ये एक पक्षी कर नहीं कर सकता, वो उसकी ड्यूटी है ही नहीं है। उसका काम है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाए रखना, चुनाव ज्यादा से ज्यादा हो। मैं आपको एक और बात बता दूं जो हमारे देश में बहुत गलत चल रही है, पर्चा रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे जो जिनका पर्चा रिजेक्ट होता है उस पार्टी के सदस्य इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं कि भाई साहब पर्चा कलेक्टर रिजेक्ट, वो जो आरओ होता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसकी ड्यूटी है कि अगर उसने कोई चीज कमी बेशी पाई है तो वो एक नोटिस देगा, उसको बताएगा कि आप फिर से करके लाइए। उसका काम चुनाव रोकना नहीं है, उसका काम चुनाव को आगे बढ़ाना है। उसका काम किसी वोटर का नाम काटना नहीं है, उसका काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें। यहां तुम वोटर लिस्ट से नाम गायब करते हो, पर्चे रिजेक्ट करते हो, और उधर आप कहते हो कि वोट डालिए, चुनाव यज्ञ में आहुति दीजिए। तो दरअसल हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ जो तमाशा शुरू हुआ है इसकी कानूनी व्याख्या नहीं हो रही है। हमारा मीडिया जो है वो उसको ये सब कानून पढ़ नहीं रहा है, या पढ़ने की फुर्सत नहीं है, जो भी कह लीजिए आप। इस कारण से ये सारी ये पढ़ना चाहता नहीं, ये पढ़ना चाहता नहीं वो। जी कुछ पूछ रहे थे आप? मैंने कहा वो पढ़ना चाहता नहीं, मैं जोड़ रहा हूं आपकी बात। ये भी हो सकता है पढ़ना नहीं चाहता है, या बहुत कठिन लगता है कि अब कौन चैप्टर 7 और उसका पार्ट बी और 123 सेक्शन, हमारे जैसा पगला कौन बैठ के पढ़ता रहता है, वो कोई नहीं पढ़ना चाहता है। तो ये सब लिखा हुआ है, कहीं से कोई भागने का दरवाजा है नहीं। हो क्या गया है कि शायद हमारे यहाँ ना तो लोग पढ़ते हैं, लोगों को बताइए, पार्टी में कांग्रेस में कहिए कि ये धारा है, ये सेक्शन है, चलिए, वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस में, लेकिन कोर्ट में बहस नहीं कर पाते हो, वो हर केस हार जाते हैं क्योंकि आप बहस नहीं करते हैं। तो फिर आपके आरोप जो है वो झूठे साबित होते हैं, और फिर जो सामने वाली पार्टी वो कहती देखिए हार गए, बैठ गए, कुछ नहीं हुआ इनसे। तो क्या है कि सिस्टम में हमारे सबको मिलकर के अगर प्रजातंत्र को बनाए रखना है, बचाए रखना है, तो ये जो एक्ट बने हुए हैं, अगर जरूरी संशोधन है तो वो करिए, नहीं है तो उस पर बहस करिए। ऐसा एकदम ये सब आसान नहीं है कि छुट्टी की एप्लीकेशन स्कूल का बच्चा दे देता है और हेडमास्टर साहब उसको रख लेते हैं और उसको लिख देते हैं रेड पेन से कि आज लड़का नहीं आया, या ए लिख देते। ऐसा नहीं होता है, बड़ा लंबी प्रक्रिया। आपकी बात का, त्रिवेदी जी, आपकी बात का लब्बो लबाब ये है कि जिस तरीके से नाम वापसी हो गई ये कानूनी रूप से वैध नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जांच जरूरी, जेन्युइननेस की जांच जरूरी, हर चीज की एक जेन्युइननेस बहुत जरूरी है। मूल है, बोनाफाइड है या नहीं है, किसी का एक्ट बोनाफाइड होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि अपनी मर्जी से सब कुछ चलता रहता है, और ये जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। मेरी और आपकी तो हम लोग बहस कर लेते हैं, अधिकारियों की बहुत जिम्मेदारी होती है। वो किसी के साथ पार्टी नहीं बन सकते, उन्हें बताना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ, उन्हें नोटिस देना पड़ता है, उन्हें ये विड्रॉल का नोटिस पहले इशू करना होता है, उन्हें बताना होता है पब्लिक को कि ये घटना इस कारण से हुई है। ये रिजेक्ट कर देना, ये वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाना, ये सब हो नहीं रहा है, ये किया जा रहा है, ये ऐसे नहीं होता है। ठीक बात है। महेंद्र सिंह जी, बहुत सारी परतें तो शशिकांत जी ने खोल दी हैं, जो डिबेट में मैं समझ रहा था बड़ा गूढ़ विषय है, इसको कैसे डिकोड किया जाए। पॉलिटिकल लोग तो खैर अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, लेकिन शशिकांत जी ने पूरा खोल दिया कि भाई ये कानूनी मसला भी है, और ऐसे कोई नहीं कि अपना 2 दस्तखत कम है तो रिजेक्ट कर दो। अरे भाई उसको ठीक करने का मौका दो। और खजुराहो में जो उम्मीदवार थे उनके पति महोदय की बाइट हमने सुनाई, वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम आपको ठीक करने का मौका देंगे, और नहीं दिया उन्होंने। तो बार बार इसी ओर शशिकांत जी भी इशारा कर रहे हैं। और मुझे भी, मैंने इस तरह के दृश्य पंचायत चुनाव में देखे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में भी देखे हैं और सारी सरकारों में देखे हैं, कोई एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाल के जो 90 के बाद की जितनी सरकारें आई हैं उत्तर प्रदेश में, देश में, जहाँ इस पंचायत चुनाव को लेकर बहुत कटाजुज होती है, वहाँ आपने भी देखा होगा कि कहीं प्रत्याशी जा रहा, पर्चे नामांकन पत्र छीन के फाड़ दिया, उसको बंधक बना लिया, उसको पकड़ लिया, घसीट रहे हैं, इस तरह के दृश्य। तो यहाँ भी विजय वर्गीय साहब कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से अच्छा काम कर रहा था बहुत काबिल तारीफ है, मैं तो ऐसा कभी नहीं करता। अच्छा कैसे आ गया?
ये क्या नया प्रयोग है, संयोग है, चुनावी लोकतंत्र है, क्या है ये? किस ओर इशारा इसको देख रहे हैं आप? या कांग्रेस पार्टी का निकम्मापन, ये भी मैं जोड़ दूं। जी, कुछ समय पहले याद हो आपको, कई बार अमित शाह जी जो रणनीतिकार हैं, जो चाणक्य हैं बीजेपी के, उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने चाणक्य नीति बहुत गहराई से पढ़ी है, कई बार पढ़ी है और मैं उसको मानता हूं और उस पर चलता हूं। अब आप देखिए, चाणक्य नीति में एक सूत्र है, साम दाम दंड भेद। किसी को समझा के अपने पाले में ले लो, मान जाए तो ठीक है, नहीं तो खरीद लो, दाम दे दो, नहीं तो उसको धमका दो, नहीं तो कुछ भेद पैदा कर दो उसको। तो ये चाहे अक्षय कांति बम हो, चाहे सूरत के कुंभानी साहब हो, चाहे मीरा यादव जी हो, और चाहे और बहुत सारे लोग हैं, या बहुत सैकड़ों के तादाद में मध्य प्रदेश में शामिल हुए हैं बीजेपी में लोग, तो ये इन लोगों ने चाणक्य नीति को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है और उस पर ज्यादा अमल करने की कोशिश में है। और यही वजह, अब इस साम दाम दंड भेद में लोकतंत्र कहीं नहीं है। जब अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं तो लोकतंत्र कहीं नहीं है। चाणक्य कभी रहे होंगे और शायद उन्होंने लिखा होगा तो राजतंत्र था, तब उन्होंने इस बात को कहा होगा। तो ये जो विपक्ष आरोप ये लगा रहा है लगातार, राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं लगातार कि लोकतंत्र खतरे में है, दरअसल यही सारी चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि क्या लोकतंत्र बच पाएगा, क्या लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा, या सिर्फ लोकतंत्र का एक केवल आवरण रहेगा, लेकिन लोकतंत्र के अंदर सब राजतंत्र वाली चीजें लागू हो जाएंगी। ये कुछ उदाहरण हैं जो इस तरीके से मिल रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो अभी इंदौर में केस हुआ है, जपेंद्र जी आऊंगा, प्रतीक्षा कीजिए, आऊंगा मैं आपके पास जी। अक्षय कांति बम के ऊपर 4 दिन पहले कोई 2007 का मामला है, जिसमें ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 307 का मामला जोड़ दिया जी। अब आप सोचिए, वो कैंडिडेट के साथ साथ एक व्यापारी भी हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं, और ये भी कहा जा रहा था उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है बहुत जल्द, 10 मई को तो उनकी कोर्ट में पेशी है। अब आप ये सोचिए, ये टाइमिंग देखिए, चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के वक्त आप 307 जोड़ रहे हैं, वो भी 2007 के मामले में। अब किसी को अगर समझना हो, बिल्कुल इबारत लिखी हुई है दीवार पे कि क्यों अक्षय कांति बम ने ज्वाइन की है बीजेपी। अच्छा, दूसरी चीज, जब बीजेपी जब नैतिकता की बात करती है, भ्रष्टाचार की बात करती है, तो भी इसका देखिए, और जपेंद्र जी ने तो बड़े दिलेरी के साथ ये बात कही, तो आप देखिए 307 के आरोपी को भी कांग्रेस बीजेपी सहस्र स्वीकार कर रही है, बहुत इज्जत के साथ उसको ले रही है, अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। ये तो भी तो हो सकता था कि 307 के आरोपी को आप ना लेते, आप नैतिकता दिखाते, आप कहते कि देखिए हम अपराधियों को नहीं लेंगे, हम स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं, चुनाव में जा रहे हैं, अगर ये कांग्रेस के हटना चाह रहे हैं हट जाएं, कोई हमें दिक्कत नहीं। आप अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हो ऐसे आदमी को जिसके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ? तो आपकी नैतिकता कहाँ गई? आप तो फिर उन्हीं चीजों को प्रश्रय दे रहे हो, और यही नया लोकतंत्र जिसकी बात सब लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का मखौल हो रहा है इस तरीके की घटनाओं से और इस तरीके के एक्ट से। तो ये सही बात है कि अब सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे लोकतंत्र में हम लोगों को जीने की आदत डाल लेनी चाहिए जिसमें कोई धमका रहा है, कोई प्रलोभन दे रहा है, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित कर रहा है इस तरीके से, कहीं बिना चुने ही हमको सांसद मिल जा रहा है, हमने वोट का प्रयोग ही नहीं किया, सांसद मिल जा रहा है। हाँ, और एक चुनाव प्रचार की एक और देखिए बदल गई लोकतंत्र में। जो पहले याद हो बचपन में कैंडिडेट आते थे और कैंडिडेट को लोग जानते थे, वो अभी क्या हो रहा है, हाई प्रोफाइल लोग आते हैं और बड़े बड़े उनके वो निकलती हैं, गाड़ियों के रेले निकलते हैं और हाय हेलो करते हैं, कहीं पर भी दूर से देख लीजिए, तमाम कैंडिडेट ऐसे हो गए, मतलब वो स्टार हैं। तो ये भी एक प्रचार का एक तौर तरीका बदल रहा है, मतलब पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं। अभी तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, 20 एडीआर की रिपोर्ट है कि 20% लोगों पर गंभीर आरोप, आपराधिक मामले गंभीर। तो आप सोचिए कौन सी शुचिता है
कोई भी पार्टी शुचिता पे नहीं चल रही, नैतिकता कहीं है नहीं दूर दूर तक, सब पैसे का बोलबाला है। जिसके पास जो पैसा है, अभी 307 का मामला जो दर्ज हुआ है इनके ऊपर, कांति साहब के ऊपर, देखना ये हो सकता है कुछ समय बाद तो वापस भी हो जाए 307 का मामला, और ये ना पुलिस गिरफ्तार करेगी ना और कुछ होगा, ये बहुत शुद्ध होके निकलेंगे वहां से। ठीक है, मैं लौटूंगा महेंद्र सिंह आपके पास। कुंवर जपेंद्र कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए कुंवर जपेंद्र। महेंद्र जी, आपके बयान में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ गया। आप चाणक्य नीति से शुरू हुए और कांग्रेस के प्रत्याशी के इस्तीफे तक पहुंच गए। देखिए, दो चीजें समझिए। आपने, हम चाणक्य नीति से ही आपकी शुरू करते हैं, आपने चाणक्य नीति से राजतंत्र की बात की। वो कौन सा राजतंत्र? चाणक्य नीति को हमारे देश के अंदर सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? ये वो कालखंड था जब इस राष्ट्र की स्वाधीनता और सम्मान को बचाने के लिए चाणक्य जैसे प्रकांड और विद्वान ब्राह्मण ने कुछ कदम उठाए। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट को अस्तित्व में लाए और उस वक्त के आक्रमणों से इस भारतवर्ष को जो उस समय बचाया, तो अगले 200 वर्षों के कालखंड तक इस भारत की ओर आंख उठाने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाया। तो ये हो गया ना। तो वो जो चाणक्य नीति है, वो देश के राजतंत्र होने के बाद भी लोकतांत्रिक और मर्यादाओं को व्यवस्थित करने के लिए उस चाणक्य को याद किया जाता है। अब आपने बात करी साम दाम दंड भेद की, ठीक है, युद्ध के मैदान में ये सब चलते हैं, लेकिन अगर उसके पीछे राष्ट्र निर्माण हो, उसके पीछे राष्ट्र का सम्मान हो, उसके पीछे राष्ट्र का विकास हो, प्रत्येक भारतवासी के राष्ट्र के विकास में योगदान के पुख्ता सहयोग के रास्ते तैयार करना हो, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उस चाणक्य नीति का इस्तेमाल तो कांग्रेस भी कर सकती थी ना। 60 वर्षों तक जिस कांग्रेस ने इस देश में राज करा, उन्हें क्यों नहीं चाणक्य नीति याद आई? अगर चाणक्य नीति याद आ गई होती, उन्होंने चाणक्य नीति का अनुसरण देश हित में किया होता, तो वो कश्मीर का मसला वो भी सॉल्व कर लेते, राम मंदिर का निर्माण वो भी करा लेते। तो हमें बहुत कम बोलने की आदत है, हम फालतू की बहस में नहीं पड़ते। आंकड़े, इतिहास गवाह है, को साक्षी मानकर राष्ट्र हित में कदम उठाएगा, देश की जनता उसके साथ होगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, कुंवर जपेंद्र, आप ही कह रहे हैं 400 पार। 4-5 दिन से हम सुन नहीं रहे बाकी लोगों को, जो आपके बहुत बड़े नेता भूल गए 400 पार। अब वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा तो 1-1 साल सब रहेंगे। आज आपके नेता ये पूरे दिन कहते रहे कि अब इंडी गठबंधन का अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो 5 प्रधानमंत्री होंगे 5 साल में। 400 पार सारे लोग भूल गए 2-3 दिन। आपने याद दिला दिया तो मुझे याद आ गया। खैर, आपको शुभकामनाएं 400 पार की। एक रिएक्शन में चाहूंगा शैलेश सिंह से। शैलेश सिंह, वो कह रहे हैं कि भाई राष्ट्र हित में चाणक्य नीति ठीक है, साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं, आपने क्यों नहीं लगाया राष्ट्र हित में? राजतंत्र की बात कही दी। कांग्रेस ने साम दाम दंड भेद इसलिए नहीं लगाया कि जब कांग्रेस सत्ता में आई आजादी के बाद, तो अंबेडकर ने एक संविधान बनाया। उस संविधान के तहत भारत का निर्माण हुआ और भारत उसी संविधान पर चल रही थी, वो किसी चाणक्य नीति पे नहीं चल रही थी, क्योंकि चाणक्य नीति एक राजतंत्र का परिचायक है। तो भाई उस संविधान को तो बीजेपी भी मानती है, उस संविधान को तो बीजेपी भी मानती है, खाली कांग्रेस थोड़ी मानती है जी। उसी लोकतंत्र के तहत जाकर के कांग्रेस ने शासन चलाया है। उसने सबकी बात कही है, उसने किसी राजतंत्र वाले की बात नहीं कही कि किसी को भी उठा लो, जबरन बंद कर दो और लोकतंत्र की हत्या कर दो। कुंवर जितेंद्र बार बार उस चाणक्य नीति की चर्चा कर रहे हैं, और यदि वो प्रत्याशी हमने जवाब दिए, उसने इतना ही चोरी किया था, तो फिर आपने अपने दल में उसका स्वागत क्यों किया और कैसे किया? आप उस चोर को कैसे अपने दल में ले लिए? अगर वो विद्यार्थी का परिचय, वो विद्यार्थी का फीस चुराया और उसने पूरे शिक्षा जगत में चोरी किया था, तो आपने उसको अपने पार्टी में स्वागत क्यों किया? और 307 का आरोपी भी है, हत्या के प्रयास का मुकदमा भी है, हत्या के प्रयास का मुकदमा भी है। जपेंद्र, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए कि हत्या के प्रयास का मुकदमा भी है। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि अगर आपको समाज सेवा करनी है तो सुधर जाओ, देश हित में जितने आगे बढ़ना है अपने अंदर सुधार पैदा कर लो। मतलब कोर्ट कचहरी पुलिस सब कोई मतलब ही नहीं है, खाली समाज सेवा करनी है तो आ जाओ भाई। अवधेश जी ये कह रहे समाज सेवा करनी है तो कोई भी आओ, डाकू निर्भय गुज्जर हो चाहे फक्कड़ हो, अब तो है नहीं, ये लोग रहे नहीं। राष्ट्र निर्माण, अच्छा राष्ट्र निर्माण भी शर्त है, राष्ट्र निर्माण में मुख्य धारा में कोई भी आ सकता है। अवधेश भार्गव एक रिएक्शन छोटा सा, बोलिए जल्दी से, अनम्यूट करिए। बड़ी दिलचस्प मोड़ पर चर्चा कुंवर जपेंद्र ने पहुंचा दी है, बोलिए भार्गव जी। सुन नहीं पा रहे हैं। निर्माण और राष्ट्र सर्वोपरि, इसके नाम पर कुछ भी करिए आप भार्गव जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अपराध और अपराधी के लिए छूट नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी में अपराध और अपराधी के लिए कोई छूट नहीं है। आपको उस अपराधी को पार्टी में शामिल कैसे कर लिया? आपने तो उस अपराधी को पार्टी में शामिल कब किया? जब वो अपराधी था तो अभी आपकी पार्टी में क्या? अभी मुकदमा ही हुआ भाई, अपराधी सजा नहीं हुई भाई, सजा याफ्ता को नहीं लेते, सजा याफ्ता को नहीं लेते, सजा याफ्ता को नहीं लेते। इस्तेमाल करते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जेल हो गई है, बीजेपी जेल हो गई है, जो उन्हें जेल में भर्ती करके और उसे सुधारा जाएगा। ठीक है, आप दोनों राजनीतिक मेहमानों से मेरा निवेदन है कि आप दोनों लोग शांत हो जाइए। भार्गव जी बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। भार्गव जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आप माइक को बंद किए हुए हैं। नहीं आ पा रही। शशिकांत त्रिवेदी जी मैं आपके पास आ रहा हूं भाई। राष्ट्र निर्माण अगर करना है, राष्ट्र सर्वोपरि है, तो आइए शशिकांत जी। शशिकांत जी अनम्यूट करिए। शशिकांत जी आपकी आवाज नहीं मिल रही। महेंद्र जी सवाल आपकी तरफ टॉस करता हूं। वो कह रहे हैं कि एक तो चाणक्य का मसला है कि वो चाणक्य नीति लगेगी और राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र हित के लिए अगर चाणक्य नीति लग रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कह रहे ठीक है सुधर जाओ, अगर बिगड़े लोग भी हैं तो राष्ट्र निर्माण के लिए स्वागत है, आइए। देखिए मेरी आवाज आई क्या आपको? आवाज आई? भार्गव जी बोलिए जल्दी से, बस 2 मिनट बोलिए। हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ देखिए, अभी जपेंद्र जी बोल रहे थे कि नैतिकता की बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि उन्होंने गलत काम किया, यूनिवर्सिटी चलाई, शिक्षा जगत चलाई। मैं जपेंद्र जी, हमारे मध्य प्रदेश में एक बहुत साधु संत नेता थे कैलाश जोशी, उनके लड़के दीपक जोशी आपके यहाँ मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। तो आज उन्होंने खुलासा किया एक छोटी सी बात का कि सांसद, विधायक और मंत्री को बस स्टॉपों के निर्माण में कमीशन मिलता है, और मैंने भी कमीशन लिया है, सभी लेते हैं। आपके भाजपा के पितृपुरुष से ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे और अपने ये कैलाश जोशी और नारायण प्रसाद गुप्ता, कैलाश सारंग, ये और लक्ष्मी नारायण शर्मा और प्यारीलाल खंडेलवाल, ये 4-5 नाम मान्य हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा की नैतिक। भार्गव जी की आवाज फिर चली गई है। शशिकांत जी एक छोटा सा रिएक्शन, चूंकि अब आवाज गड़बड़ा रही है। आपको देखिए, हाँ बोलिए। जब पहले जो कभी पार्षद थे और वो अब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आप देख लीजिए 25 सालों में पहले उनकी संपत्ति 5 से 6 लाख थी, आज वो 8 से 10 करोड़ के मालिक। क्या आप इनकी जांच कराएंगे? नैतिकता की बात करें, हम जवाब देना चाहेंगे। ठीक है चलिए एक 5 सेकंड कराएंगे। भार्गव जी रोक रहा हूं आपको। भार्गव जी शपथ पत्र दिया है, आखिर कौन सा ऐसा बिजनेस किया है? शिवराज सिंह जो आउट हाउस में रहते थे आज अरबों के मालिक हैं, क्या आप इनकी जांच कराएंगे? नैतिकता की बात अगर है, नैतिकता मानता हूं अटल जी जैसे, अडवाणी जी जैसे। भार्गव जी जवाब देना चाहते, सुन लिया जाए, बोलिए बहुत 5 सेकंड में जल्दी से। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से निरंतर कहते आए हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जड़ों तक समाया हुआ है। प्रधानमंत्री जानते हैं, इसीलिए कहते हैं, उसमें चाहे हमारे हो चाहे बेगाने हो। धन्यवाद कुंवर जपेंद्र, धन्यवाद। शशिकांत जी 5 सेकंड में जल्दी से रिएक्ट करिए।
माननीय प्रधानमंत्री आप जी कैसे बोल सकते हैं इस कि ना देश खाऊंगा को ना खाने भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। बहुत शुक्रिया राजनीति सभी को मेहमानों का, बहुत भ्रष्टाचार शुक्रिया। मुक्त वक्त बनाना अब है, आगे इसीलिए इजाजत वो नहीं देता। खुलेआम कुंवर जपेंद्र बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शैलेश सिंह बहुत धन्यवाद, अवधेश भार्गव जी, शशिकांत त्रिवेदी जी बहुत धन्यवाद आपका, महेंद्र सिंह आपका भी बहुत धन्यवाद। चर्चा अनंत है, लेकिन एक बात है कि भाई अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो सुधर जाओ, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।